हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट जो किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट करके पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी करने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे चीज़ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट्स का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए वेलिंगटन में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी देहरादून में या फिर ऑप्शन डी खड़गवासला में। तो दोस्तों, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो खड़गवासला में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है PSPCL में। तो दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो खड़गवासला में है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे। जो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो NDA है वो पुणे महाराष्ट्र के पास एक खड़गवासला में स्थित है। जो जगह का नाम है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा एकेडमी है, जहां 3 सेवाओं जैसे कि थल सेना होता है, नौसेना और वायुसेना के कैडेट अपने अपनी सेवा एकेडमियों में पूर्व कमीशन प्रशिक्षण पर जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं NDA में, याद रखेंगे। आगे और भी कुछ ऐसे प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसका जगह पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो याद रखेंगे। जैसे कि पूछा जाएगा भारतीय सैन्य एकेडमी कहाँ है, तो देहरादून में, याद रखेंगे। आगे है अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी जो कि चेन्नई में है। आगे है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ है, पुणे में। उसके बाद है रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तमिलनाडु के वेलिंगटन शहर में। आगे है जो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर था अभी, खड़गवासला महाराष्ट्र में है। और भारतीय नौसेना एकेडमी जो कि केरल है, केरल में एजीमाला नाम का जगह है वहाँ पे है। और वायुसेना एकेडमी ये कहाँ है, तो डुंडिगल तेलंगाना में है, याद रखेंगे। सारे के सारे प्रशिक्षण संस्थान को ध्यान में रखेंगे, करके जाएंगे एग्जाम से पहले। आगे जानेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा गया है टेरिटोरियल आर्मी में। तो चलिए जानते हैं खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, खालसा पंथ के जो संस्थापक है वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो खालसा पंथ के संस्थापक हैं। आगे थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसको। खालसा पंथ के संस्थापक जो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने 9 अप्रैल 1699 को वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना से जुड़ी और कुछ खास बातें हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना निर्दोषों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। आगे है खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा योद्धाओं के लिए एक दीक्षा समारोह जैसे कि अमृत संस्कार और आचरण के नियम भी बनाए थे। आगे खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को अकाल पुरख की फौज कहा है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ में जीवन के 5 सिद्धांत दिए हैं जिन्हें पंच ककार के नाम से जाना जाता है। और यह पंच ककार हैं केस, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा, याद रखेंगे। सिख धर्म से रिलेटेड है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। आगे है खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह ने 5 युवकों को पंच प्यारे घोषित किया था। खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिख समुदाय के लिए एक राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि प्रदान की गई थी, याद रखेंगे। खालसा पंथ से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है इसके, वो भी जानेंगे। खालसा पंथ की शुरुआत 1699 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसका गठन सिख धर्म के इतिहास की एक महत्वपूर्ण वृत्तांत थी। खालसा पंथ की स्थापना जो सिखों द्वारा वैसाखी के त्यौहार के दौरान मनाई जाती है, याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो सिखों के जितने भी गुरु हैं 10 के 10 गुरु और उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में जानेंगे। तो पहले जो है हमारे सिख धर्म के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, याद रखेंगे। सिखों के पहले गुरु, उन्होंने क्या क्या किया था।
1469 में और 1539 ईस्वी तक वो गुरु नानक देव थे जो शासन में थे और ईश्वर की अवधारणा का परिचय दिया था और गुरु का लंगर शुरू किया गया था और वह बाबर के समकालीन के थे। याद रखेंगे गुरु नानक देव थे वो 1469 में वो पैदा हुए थे और 1539 में उनकी मौत हुई थी और वो सिखों के पहले गुरु थे और उन्होंने बाबर के शासनकाल में बाबर के समकालीन में थे वो, जिस वक्त बाबर राज कर रहा था। याद रखेंगे सिखों के पहले गुरु। आगे बढ़ते हैं। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जो उनका जमाई था यानी उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक गुरु अंगद देव थे दूसरे गुरु और गुरुमुखी जो लिपि प्रस्तुत की थी, पूछा जाता है गुरुमुखी लिपि जो है वो किसने प्रस्तुत की थी, तो बोलेंगे गुरु अंगद देव जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास साहेब जी। इन्होंने 1552 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक रहे और आनंद कारज जो विवाह समारोह प्रस्तुत किया था किसने, गुरु अमरदास साहिब ने। आगे सिखों के चौथे गुरु कौन है, गुरु रामदास जी। ये 1574 से लेकर 1581 तक थे और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया था किसने, गुरु रामदास जी ने। याद रखेंगे सिखों के चौथे गुरु। आगे बढ़ते हैं। सिखों के पांचवें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु हैं। वो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक रहे थे। आदि ग्रंथ संकलित किया था, पूछा जाता है आदि ग्रंथ के बारे में, तो गुरु अर्जुन देव। और वह सिख इतिहास में पहले शहीद हो गए जब सम्राट जहांगीर ने उसे मृत्यु दंड का आदेश दिया था। याद रखेंगे जहांगीर ने इसको मृत्यु दंड का आदेश दिया था। आगे है सिखों के छठवें गुरु कौन है, गुरु हरगोबिंद जी। वो 1606 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक रहे थे, जिन्हें योद्धा संत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक छोटी सी सेना का गठन किया था किसने, गुरु हरगोबिंद जी ने, जो गुरु सिखों के छठवें गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के सातवें गुरु कौन थे, गुरु हर राय साहिब। ये थे 1644 से लेकर 1661 ईस्वी तक और उन्होंने दारा सिखों को आश्रय दिया था। याद रखेंगे गुरु हर राय साहिब। अब है सिखों के आठवें गुरु, गुरु हरकृष्ण साहिब। हरकृष्ण साहिब जो थे वो 1661 से लेकर 1664 तक मात्र 3 साल तक रहे थे और वो गुरुओं में सबसे छोटे थे। कौन थे, गुरु हरकृष्ण साहिब। आगे है गुरु सिख धर्म के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर साहिब। इन्होंने 1665 से लेकर 1675 ईस्वी तक रहे थे और आनंदपुर शहर की स्थापना की थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतिम है सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक रहे थे। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ का निर्माण किया था और मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे। याद रखेंगे सिखों के 10वें गुरु यहीं तक समाप्त होता है। सिखों के उम्मीद है जितने भी गुरु हैं 10 के 10 गुरु के बारे में परिचय हो गया होगा। याद रखेंगे गुरु के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। आपके ऑप्शन हैं, ए पटियाला थी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लाहौर या फिर ऑप्शन डी कपूरथला। तो दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी जो कि पाकिस्तान में है। आगे डिटेल्स में जानेंगे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रंजीत सिंह ने साल 1799 में लाहौर पर कब्जा किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। रंजीत सिंह के बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं, जैसे कि रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने सभी सिख क्षेत्रों को मिलाकर अपना राज्य बनाया था। रंजीत सिंह को बैसाखी के दिन महाराजा की उपाधि मिली थी। याद रखेंगे महाराजा रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह ने 1802 में अमृतसर की ओर कदम बढ़ाया था और रंजीत सिंह ने 1809 तक कांगड़ा, 1813 तक अटोक और 1818 तक मुल्तान पर कब्जा कर लिया था सारे जगहों पे। और रंजीत सिंह को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। रंजीत सिंह ने सिख गुरुओं और सिख नेताओं के नाम पर सिक्के चढ़वाए थे। याद रखेंगे। और रंजीत सिंह ने सिख राष्ट्रमंडल के नाम से
नाम पर राज्य का प्रशासन चलाया था? कौन? रंजीत सिंह ने, सिख राष्ट्रमंडल के नाम पे। याद रखेंगे रंजीत सिंह के बारे में। कुछ की पॉइंट्स इसके जान लेंगे, जैसे कि जुलाई 1799 में उन्होंने पंजाब की राजधानी, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, लाहौर को जब्त कर लिया था। 1801 में रंजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया था। कब? 1801 में। याद रखेंगे। आगे है, उन्हें शेर ए पंजाब या फिर पंजाब का शेर के रूप में भी जाना जाता है। किसे? महाराजा रंजीत सिंह को। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स है जो जानेंगे। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी किशोरावस्था में अफगानों को निष्कासित करने के लिए कई युद्ध लड़े थे और 21 वर्ष की आयु में उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया गया था। वह महासिंह एक एकमात्र संतान थे और उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। पटियाला की स्थापना 1763 में पटियाला रियासत की राजधानी के रूप में हुई थी। अमृतसर की स्थापना, जो श्री गुरु रामदास जी ने, सिखों के जो चौथे गुरु थे, लगभग 1574 ईस्वी में की थी। याद रखेंगे। और कपूरथला राज्य, जो कि अहलूवालिया सिख शासकों द्वारा शासित पंजाब की एक पूर्व रियासत थी। याद रखेंगे। महाराजा रंजीत सिंह से रिलेटेड ये सब सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ, जो तवांग मठ है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी नागालैंड में, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर में। तो दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध जो और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध मठ यानी तवांग मठ स्थित है। आगे थोड़ा डिटेल्स में इसको जान लेंगे। एशिया का जो सबसे बड़ा और प्राचीन बौद्ध मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। यह मठ तवांग नदी की घाटी में है, तवांग कस्बे के पास बना हुआ है। यह मठ करीब 300 साल पुराना है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। लहसा के पोतला महल के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। बौद्ध भिक्षुओं इसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो तवांग मठ है, भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले के तवांग शहर में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मठ है और तिब्बत के लहासा में पोटला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में तिब्बत और भूटान की सीमा के पास है। इसी नाम के एक छोटे से शहर के पास तवांग नदी घाटी में स्थित है। याद रखेंगे पॉइंट वाइज। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी देखेंगे, जैसे कि तवांग मठ को तिब्बती में ग्याडन नामग्याल लाहटी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अनुवाद एक स्पष्ट रात का स्वर्गीय सुख है। 5वें दलाई लामा जैसे नगावांग लोब्सांग ग्यात्सो की इच्छा के अनुसार इसे 1680 से लेकर 1681 में मराख लामा लोद्रे ग्यात्सो द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखेंगे। और भी पॉइंट्स जानेंगे। यह वज्रयान बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय से संबंधित था और लहासा के ड्रेम्पंग मठ, जो ब्रिटिश शासन के समय के दौरान विद्यमान थी, के साथ इसकी एक धार्मिक संबद्धता थी। मठ में आयोजित चौक्सर, अजीलुम और लोसार और तौग्रिय आदि प्रमुख मोनपा त्यौहार है। याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब मठ के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण है उससे पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? एनटीपीसी पे पूछा गया है। याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस में है जैसे मैग्नीशियम ये रक्षा करता है, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ओजोन की परत, या फिर ऑक्सीजन। कौन रक्षा करता है सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओजोन जो है वो इसकी रक्षा करता है पृथ्वी की सूर्य की किरणों से। डिटेल्स में जानेंगे। को पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम ओजोन परत करती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है और यह पृथ्वी की सतह से 15 से लेकर 35 किलोमीटर ऊपर होती है। इसमें मौजूद ओजोन गैस जो सूरज आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इस वजह से ही इसे अच्छा ओजोन कहा जाता है। याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और भी कुछ जान लेंगे इसके बारे में। पराबैंगनी किरणों के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे पराबैंगनी किरणें सूरज की रोशनी में मौजूद होती है। यूवीए और यूवीबी
किरणें पराबैंगनी किरणों के दो प्रमुख रूप हैं। ये किरणें त्वचा पर कई तरह के असर डाल सकती है। आँखों को सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए बाहर जाते समय अच्छी क्वालिटी के धूप का चश्मा पहनना चाहिए, याद रखेंगे। आगे इसके कुछ की पॉइंट्स जानेंगे। ओजोन पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर था। और ओजोन परत सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन परत में वायुमंडल के अन्य वर्गों जैसे कि O3 की तुलना में उच्च ओजोन सांद्रता है। ओजोन रिक्तीकरण समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी की घटना को संदर्भित करता है, याद रखेंगे, ओजोन परत से रिलेटेड। आगे और भी कुछ इसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि 1913 में चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन ने ओजोन परत की खोज की थी, याद रखेंगे, पूछा जाता है। चार्ल्स फैबरी और हेनरी ब्यूसन ने ओजोन परत की खोज की थी। ओजोन परत ज़्यादातर समताप मंडल की निचली पहुंच में पाई जाती है। ओजोन परत एक ढाल के रूप में काम करती है जो सूर्य की यूवी ऊर्जा को अवशोषित करती है। समताप मंडल में उच्च मात्रा में क्लोरीन और ब्रोमीन रसायन ओजोन परत को समाप्त कर सकते हैं, याद रखेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया है और भी काफ़ी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्स का नाम लिख रखा है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए महानदी के तट पर, ऑप्शन बी गोदावरी के तट पर, ऑप्शन सी मूसी नदी के तट पर, या फिर ऑप्शन डी कृष्णा नदी के तट पर। तो दोस्तों हैदराबाद जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे इसको। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और यह मूसी नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, याद रखेंगे, मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह नदी दक्कन के पठार में विकाराबाद के पास अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है। मूसी नदी को मूसा यानी मुचकुंदा और मूसी नुरू के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे हैदराबाद को, जो मूसी नदी है। आगे कुछ विवरण इसके दिए गए हैं, जैसे कि मूसी नदी या फिर मूसी नुरू जो तेलंगाना राज्य के माध्यम से बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है और मूसी नदी ऐतिहासिक पुराने शहर और नए शहर हैदराबाद को विभाजित करती है। उस्मान सागर और हिमायत सागर बांध जो मूसी नदी के पार बनाए गए हैं, जिनका उपयोग शहर की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। आगे बोलते हैं, हैदराबाद जो है हैदराबाद को मोती के शहर के रूप में भी जाना जाता है और चार मीनार हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह भी पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, चार मीनार। और भारत की सबसे अधिक पहचाने जाने वाली संरचनाओं में सूचीबद्ध हैदराबाद एक वैश्विक आइकन बन गया है। हैदराबाद से रिलेटेड ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि नदी तट पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण भारतीय शहर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन से नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए जानते हैं, जैसे कि पहला है कोलकाता शहर, किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। आगे है आगरा शहर, किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। आगे आगे पॉइंट्स है, अयोध्या नदी किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है बद्रीनाथ नदी। बद्रीनाथ नदी जो है वो बद्रीनाथ एक शहर का नाम है जो अलकनंदा की नदी के तट पर स्थित है। और एक बरेली जो शहर है वो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कटक जो शहर है उड़ीसा में वो महानदी के तट पर स्थित है। और दिल्ली जो बसा हुआ है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सारे शहर के नाम इंपॉर्टेंट है। कुछ शहर इसमें है, जैसे डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और फिरोजपुर एक शहर है जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। और लास्ट है गुवाहाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। ये सारे शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये मोस्ट नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, या फिर ऑप्शन डी अजमेर में। तो दोस्तों
पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में होता है, राजस्थान जो कि है, राजस्थान एक जगह है, राजस्थान में अजमेर नामक जगह में पुष्कर मेला लगाया जाता है, याद रखेंगे। आगे इसको डिटेल्स में जानेंगे। पुष्कर मेला जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में लगता है। यह मेला देश के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। इसे पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है। यह मेला कार्तिक महीने में लगता है। साल 2024 में यह मेला 2 नवंबर से शुरू होगा, याद रखेंगे। आगे पुष्कर मेले से कुछ और जुड़ी खास बातें हैं, जैसे इस मेले में ऊँटों के करतब देखने को मिलते हैं। यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि मटका फोड़, सबसे लंबी मूछें, दुल्हन प्रतियोगिता और ऊँट दौड़। इस मेले में पशुओं की बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त होती है और इस मेले में राजस्थानी संस्कृति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है, याद रखेंगे, पुष्कर मेले से रिलेटेड। आगे और भी कुछ इसके पॉइंट्स हैं, वो भी जानेंगे, जैसे कि इस मेले में राजस्थानी संस्कृति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। इस मेले में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और पुष्कर मेले में हिंदू तीर्थयात्री, पर्यटक और किसान शामिल होते हैं। आगे पुष्कर जो अजमेर शहर के करीब 14 किलोमीटर दूर है, यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर झील, जो अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में आती है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में भी जानेंगे, जैसे कि पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी जो ऊँट है मेले में से एक होता है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊँट मेला या फिर स्थानीय रूप से ये कार्तिक मेले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कार्तिक में लगता है ये मेला। यह एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुष्कर मेला भी कहा जाता है और यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला से रिलेटेड। आगे इसके कुछ मेले हैं जो कहाँ कौन से शहर में लगते हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेलों के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला है सोनपुर का मेला, कहाँ लगता है, तो सोनपुर में लगता है, वो है बिहार में। आगे है हेमिस गोम्पा मेला, ये मेला लगता है लद्दाख में। आगे है कोयलायत मेला या फिर कपिल मुनि मेला, जो कि लगता है बीकानेर राजस्थान में। आगे है चंद्रभागा मेला, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में लगता है ये मेला। और आगे है गंगा सागर मेला, जो बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी बंगाल में ये लगता है मेला। मेले और शहर इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गल्फ स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। मेरे सारे के सारे पेपर और प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं, तो याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं, ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग में। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, उसके पश्चिमी भाग में। गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में इसको जानेंगे, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय गायर के कारण उत्पन्न होती है। महासागरीय गायर बड़े चक्राकार धाराओं और शक्तिशाली हवाओं का एक नेटवर्क होता है, जो कि पृथ्वी पर 5 महासागरीय गायर हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय गायर का एक हिस्सा है, याद रखेंगे। आगे की पॉइंट्स में जानेंगे इसके। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म और तेज अटलांटिक महासागर की धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक खाड़ी है और लगभग पूरी तरह से यह महाद्वीप से घिरी हुई है, याद रखेंगे। आगे कहता है गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ फ्लोरिडा के सिरे तक बहती है, जिसके बाद यह उत्तरी अटलांटिक धारा के रूप में अटलांटिक महासागर को पार करती है। आगे हिंद महासागर, जो कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर गल्फ स्ट्रीम के पास कहीं भी नहीं है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे गल्फ स्ट्रीम के बारे में कुछ और बातें भी जान लेंगे, जैसे कि यह एक शक्तिशाली और गर्म धारा है। यह फ्लोरिडा के सिरे से निकलती है और अटलांटिक महासागर को पार करती है। यह हवा के दबाव से प्रेरित होती है। यह अपनी तेज सतही गति और अलग अलग भंवरों के निर्माण के लिए जानी जाती है, याद रखेंगे, गल्फ स्ट्रीम से रिलेटेड। आगे और भी इसकी कुछ बातें हैं, जैसे कि यह मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को नॉर्वेजियन सागर तक ले जाती है। गल्फ स्ट्रीम के कारण उत्तरी यूरोप अपेक्षा से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। यह सर्दियों में कई उत्तरी यूरोपीय बंदरगाहों को बर्फ से मुक्त रखने में मदद करती है, याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था?
आपके ऑप्शन हैं ए 1973 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1971 में, या फिर ऑप्शन डी 1981 में। तो दोस्तों पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो था 1973 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, जैसे कि पहला पर्यावरण दिवस जो कि विश्व पर्यावरण दिवस था वो 5 जून 1973 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1972 में की थी। इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी। याद रखेंगे। आगे इसकी अवधारणा को जानेंगे। पर्यावरण हमारा संपूर्ण परिवेश है जिसमें सजीव और निर्जीव चीज़ें शामिल हैं। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैसे अजैविक और जैविक घटक। जैविक का अर्थ होता है जीवित प्राणी जैसे जंतु और इंसान आदि। अजैविक का अर्थ होता है निर्जीव जैसे वायु, जल और पहाड़ आदि। आगे व्याख्या इसके करेंगे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। 2 साल बाद पहला विश्व पर्यावरण दिवस 2 साल बाद 1973 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी ओनली वन अर्थ, मतलब सिर्फ एक पृथ्वी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण और इसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुत्थान थी। याद रखेंगे 2021 की थी पिछले। आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कुछ ऐसे तारीख हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स है और उस दिन में कौन सा दिवस मनाया जाता है वो हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। याद रखेंगे। आगे 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और अक्टूबर में पहला सोमवार को हमेशा विश्व आवास दिवस मनाया जाता है, जब भी अक्टूबर में पहला सोमवार आता है। आगे 5 दिसंबर जो कि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। एसएससी जीडी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ऑप्शंस में है ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1947 में, या फिर ऑप्शन डी 1950 में। तो दोस्तों भारत में जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी वो थी 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे डिटेल्स में इसके की पॉइंट्स जानेंगे। योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय योजना भवन जो कि नई दिल्ली में है। और योजना आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है, याद रखेंगे, योजना आयोग से रिलेटेड। आगे इसके और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि योजना बनाने की अवधारणा जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू किए गए एक रूसी मॉडल पर आधारित थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता था। और गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे कहता है नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया था। और योजना आयोग को 2015 में नवगठित करके नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, याद रखेंगे। योजना आयोग को ही 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे और भी पॉइंट्स जान लेंगे, जैसे कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नियोजन का एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया। और तदनुसार भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करने वाले योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। झारखंड सिविल सर्विस में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, या फिर ऑप्शन डी
तमिल। तो दोस्तों भारत में जो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो है बंगाली भाषा, जो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाली भाषा हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आगे की पॉइंट्स इसके जानेंगे, जैसे कि भारत की जनगणना एक सदी से भी अधिक समय से लगातार 10 की जनगणनाओं में एकत्रित और प्रकाशित भाषा डेटा का सबसे समृद्ध स्रोत रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भाषाओं की कुल संख्या 121 है, याद रखेंगे। और इन भाषाओं के बोलने वाली संख्या कुछ इस प्रकार है, जैसे बंगाली लगभग 9 करोड़ 72 लाख है, और मलयालम भाषा 3 करोड़ 48 लाख है, तेलुगु भाषा 8 करोड़ 11 लाख, और तमिल भाषा 6 करोड़ 90 लाख, और हिंदी भाषा लगभग 52 करोड़ बोली जाती है। दिए गए विकल्पों में बंगाली सही है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिंदी के बाद बंगाली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? एनटीपीसी पे पूछा गया है, याद रखेंगे। आपके ऑप्शन है ए पंजाब, ऑप्शन बी मराठा भूमि को, ऑप्शन सी बंगाल को, या फिर ऑप्शन डी अवध को। तो दोस्तों किस राज्य को कहा गया है शरीर से प्राण निकल गया? तो अवध को कहा गया है। अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अवध शासक को ही शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था, याद रखेंगे। अवध इसका राइट आंसर है। की पॉइंट्स में जानेंगे कैसे। अवध राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया। अवध, जो कि ब्रिटिश ऐतिहासिक ग्रंथों में अवध या फिर अवध के रूप में जाना जाता है। अवध जो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। अवध की पारंपरिक राजधानी जो कि लखनऊ थी, जो ब्रिटिश रेजिडेंट का स्टेशन भी था, जो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है, याद रखेंगे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जानेंगे। इसे शरीर से प्राण निकल गया क्यों कहा गया था? अवध को अंग्रेजों ने इस दलील पर कब्जा कर लिया था कि इस क्षेत्र पर कुशासन किया जा रहा है। अंग्रेजों ने सोचा कि नवाब लोकप्रिय नहीं था, लेकिन इसके विपरीत वह बहुत लोकप्रिय था। लोग इसे शरीर से प्राण निकल गए के रूप में मानते थे। हटाने से अवध के लोगों में भावनात्मक उथल पुथल मच गई थी, इसलिए शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 कहता है, राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? एनटीपीसी को पूछा गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नंदीवर्मन था, ऑप्शन बी राजा गोपाल था, ऑप्शन सी यशस्कर था, या फिर ऑप्शन डी करिकाल था। तो दोस्तों राज तरंगिणी के जो अनुसार है वो निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल जो था वो राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन पर बैठा था एक राजा, राजा गोपाल था। थोड़ा इसके बारे में और कोई डिटेल्स नहीं है, सीधा साधा आंसर है कि राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा चुनाव हुआ था, इसके वोट हुए थे, उसके बाद राजा गोपाल बन गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट करके किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई तरीके से पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फरवरी 1942 में आया था, या फिर ऑप्शन बी मार्च 1942 में आया था, ऑप्शन सी अप्रैल 1942 में आया था, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कैबिनेट मिशन सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि 1946 में आया था, याद रखेंगे। 1946 ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना है, याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन की पॉइंट्स इसके जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैबिनेट मिशन इटली सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया था। एक उच्च स्तरीय मिशन था जो 24 मार्च 1946 में भारत आया था, याद रखेंगे। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्लेमेंट एटली जो थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे तब। उन्होंने ब्रिटिश भारत सरकार से भारतीय नेताओं को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत में एक मिशन भेजने का फैसला किया था, याद रखेंगे। किसने? क्लेमेंट एटली ने। उस समय वर्तमान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे इसका उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का।
तो भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर पहुंचना था। एक संविधान बनाने वाली संस्था जो कि भारत की संविधान सभा तैयार करना है और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था इसका उद्देश्य। आगे इसकी विफलता का कारण क्या था? तो कांग्रेस पार्टी न्यूनतम शक्तियों वाले प्रांतों के साथ एक मजबूत केंद्र चाहती थी। मुस्लिम लीग विधायकों में समानता अर्थात मुसलमानों के लिए मजबूत राजनीतिक सुरक्षा चाहती थी। क्योंकि दोनों पक्षों के बीच कई वैचारिक मतभेद थे और उन्हें समान अधिकार नहीं मिला था, इसलिए कैबिनेट मिशन को 1946 में अपने स्वयं के प्रस्तावों के साथ आना पड़ा था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जान लेंगे इसके बारे में। भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। इस मिशन का मकसद भारत को आज़ादी दिलाने और इसकी एकता को मजबूत करना था। इस मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। याद रखेंगे। आगे इस मिशन के सदस्य थे जो स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड थे, और भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल ने भी कुछ चर्चाओं में हिस्सा लिया था। इस मिशन ने भारत में 3 स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा था। इस मिशन की योजना के मुताबिक संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था और आधिकारिक रूप से 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये सब कैबिनेट मिशन को लेकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी दुबई में, या फिर ऑप्शन डी मेलबर्न में। तो दोस्तों ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई में है ICC का मुख्यालय। आगे डिटेल्स में जानेंगे इसके पॉइंट्स। ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है स्थित है, यानी UAE, और ICC क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। 104 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए ICC खेल को नियंत्रित और प्रशासित करता है और खेल को विकसित करने के लिए हमारे सदस्यों के साथ काम करता है। इसके पॉइंट्स है, याद रखेंगे। आगे ICC की आचार संहिता जो कि खेलने की स्थिति, निर्णय समीक्षा प्रणाली और अन्य ICC नियमों की अध्यक्षता करता है। भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के माध्यम से यह भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग के खिलाफ कार्यवाही का समन्वय करता है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। ICC के वर्तमान अध्यक्ष थे ग्रेग बार्कले, याद रखेंगे उस समय के। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये जो है इसमें नुकीला चीज़, इसी को पूछा गया, ये किसका बना होता है? आपके ऑप्शन से ए अभ्रक का, ऑप्शन बी ग्रेफाइट का, ऑप्शन सी कार्बन का, या फिर ऑप्शन डी कोयला का। तो दोस्तों पेंसिल का जो लीड है वो बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट, जो कि लेड पेंसिल में इस्तेमाल होता है। आगे डिटेल्स में इसको जानेंगे। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनती है जो कार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट एक अधातु है यानी नॉन मेटल है और यह बहुत ही भंगुर होता है। पेंसिल में ग्रेफाइट के अलावा चिकनी मिट्टी भी मिलाई जाती है। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बनी पेंसिल की छड़ को ग्रेड के मुताबिक अलग अलग बनाया जाता है। याद रखेंगे पेंसिल के लीड के बारे में। इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, जैसे प्राकृतिक ग्रेफाइट का उपयोग कई तरह से किया जाता है, पेंसिल बनाने से लेकर बैटरी बनाने तक। ग्रेफाइट में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के छल्ले के कारण बनी जो परतदार संरचनाओं इसे फिसलन भरा बना देती है और इसी वजह से इसका उपयोग पेंसिल लेड में किया जाता है। ग्रेफाइट का नाम अब्राहम गोल्डलोब वर्नर ने 1789 में रखा था और यह कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, याद रखेंगे। और पेंसिल से अब जुड़ी कुछ खास बातें देख लेंगे, जैसे कि पेंसिल के लीड को निगलने या त्वचा पर इस्तेमाल करने पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता है।
पेंसिल की कठोरता और नरमी कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। पेंसिल की छड़ों पर संकेत अंकित होते हैं ताकि इन्हें पहचाना जा सके। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार फ्रांसीसी कलाकार और वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कॉन्टे ने 1795 में किया था। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और पेंसिल के पहले संस्करणों का आविष्कार 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, पेंसिल से ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, किसकी सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई थी? किसकी सिफारिश पर? ऑप्शन है आपके, ए चक्रवर्ती आयोग की, ऑप्शन बी चेलिया समिति की, ऑप्शन सी तेंदुलकर समिति, या फिर ऑप्शन डी नरसिम्हा समिति। दोस्तों, किसकी सिफारिश पर सेबी को 1992 में दर्जा प्राप्त दिया गया था? तो नरसिम्हा समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरसिम्हम समिति। आगे डिटेल्स में इसके पॉइंट्स देखेंगे। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है, शुरू में 12 अप्रैल 1988 को गठित किया गया था। सेबी जो है भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास को और विनियमन से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए नियामक संस्था है। सेबी जो मुंबई में, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में अपने क्षेत्र कार्यालयों के साथ स्थित है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेबी के 6 सदस्यों द्वारा प्रबंधित है। जैसे एक अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित, 2 सदस्य केंद्र मंत्रालयों के अधिकारी, 1 सदस्य आरबीआई से और शेष 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं सेबी में। सेबी के प्राथमिक कार्यों में निवेशक के हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देना और विनियमित करना शामिल है। भारतीय प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने के लिए अपने संबंधित नियामकों द्वारा अनुमत सभी वित्तीय मध्यस्थों को सेबी नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। याद रखेंगे, सेबी से रिलेटेड। आगे अजय त्यागी को सेबी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 मार्च 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। वह सेबी के 9वें अध्यक्ष थे और सेबी का अध्यक्ष 5 साल से अधिक की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक का या अगले आदेशों तक बनाया जाता है। याद रखेंगे, कौन है? अजय त्यागी। आगे जो ऑप्शंस में थे, नरसिम्हन समिति, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि भारत में वित्तीय बैंकिंग प्रणाली के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए अगस्त 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन के तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसकी नरसिम्हन समिति नाम दिया गया। आगे ऑप्शंस में था, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि चक्रवर्ती आयोग, इसने क्या किया था? इसका गठन दिसंबर 1982 में प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका लक्ष्य मौद्रिक विनियमन में सुधार करना था और एक ऐसी उपलब्धि की उम्मीद थी जो मूल्य स्थिरता को सक्षम करेगी। याद रखेंगे, चक्रवर्ती आयोग। आगे दूसरा ऑप्शन था चेलिया समिति। चेलिया समिति क्या करती है? सरकार ने भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए प्रोफेसर राजा चेलिया के तहत एक कर सुधार समिति की नियुक्त की थी। यह टीआरसी 1991, 92 और 93 में तीनों रिपोर्टों के साथ आई थी, इसलिए चेलिया समिति है ये, जो राजा चेलिया के तहत कर समिति सुधार समिति नियुक्त की गई थी। और आगे एक ऑप्शन में था तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति जो था, प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक निर्यात समूह का गठन 2005 में गरीबी के आधिकारिक आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और मौजूदा प्रक्रियाओं में बदलाव की सिफारिश करने के लिए किया गया था। तेंदुलकर समिति जो है वो 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? आपके ऑप्शन हैं, ए गुरु अर्जुन साहब, ऑप्शन बी गुरु अमरदास साहब, ऑप्शन सी हजरत मियाँ मीर जी, या फिर ऑप्शन डी गुरु रामदास साहब। तो दोस्तों, किसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हजरत मियाँ मीर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। श्री हरि मंदिर साहब, जिसे श्री दरबार साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस स्थल के लिए जमीन जो गुरु रामदास साहब ने मूल गांव के जमींदारों से भुगतान पर खरीदी थी। गुरु अर्जुन साहब की नींव लाहौर के एक मुस्लिम संत
हजरत मियाँ मीर जी ने पहली माघ 1645 बिक्री संवत जो कि दिसंबर 1588 को रखी गई थी। किसने? हजरत मियाँ मीर जी ने। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे पॉइंट्स कहता है, निर्माण कार्य की सीधी निगरानी खुद गुरु अर्जुन साहब ने की थी और उन्हें बाबा बुद्ध जी, भाई गुरदास जी और भाई साहलो जी जैसे प्रमुख सिख हस्तियों और कई अन्य समर्पित सिखों ने मदद की थी। श्री हरमंदिर साहिब सरोवर जो टैंक के केंद्र में 67 फीट चौकर जो चबूतरे पर बनाया गया है, मंदिर अपने आप में 40 फीट वर्गाकार है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में एक एक दरवाजा है। याद रखेंगे, स्वर्ण मंदिर में। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ खास बातें जान लेंगे, जैसे कि गुरु अमरदास सिख धर्म के 10वें गुरु में से तीसरे थे। सिख धर्म 5वें गुरु अर्जुन के समय में तक अच्छी तरह से स्थापित हुआ था। गुरु अर्जुन ने अमृतसर की स्थापना को सिख जगत की राजधानी के रूप में पूरा किया और सिख धर्म आदि ग्रंथ के पहली अधिकृत पुस्तक संकलित की थी। किसने? गुरु अर्जुन ने। आगे हम 10 गुरु के बारे में जानेंगे जो सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं। तो याद रखेंगे, पहले गुरु थे गुरु नानक जी, दूसरे गुरु अंगद जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद जी, सातवें गुरु गुरु हर राय जी और आठवें गुरु हरकिशन जी, नौवें गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। इतना ही 10 गुरु है सिखों के 10 गुरु। और 10वें गुरु के नाम से गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। याद रखेंगे, सिखों के 10 गुरु के नाम कुछ इस प्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों, आपके ऑप्शन से 1936 बर्लिन में, ऑप्शन बी 1968 मैक्सिको में, ऑप्शन सी 1928 एम्स्टर्डम में या फिर ऑप्शन डी 1952 हेलसिंकी में। दोस्तों, भारत ने सबसे पहले जो गोल्ड मेडल जीता था वो कौन सा ओलंपिक खेल में था? 1928 में भारत में जीता था, एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत पहली बार गोल्ड मेडल जीता था 1928 में। आगे थोड़ा और कुछ डिटेल्स में जानेंगे इसको। भारत ने अपना पहला ओलंपिक जो गोल्ड मेडल था वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। यह मेडल फील्ड हॉकी में मिला था। याद रखिए दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि किस फील्ड में सबसे पहला गोल्ड मेडल मिला था, तो हॉकी में मिला था। भारत ने इस मैच में नीदरलैंड को हराया था। इस जीत में मेजर ध्यानचंद ने अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने फाइनल मैच में नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी। याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी से रिलेटेड हैं। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स इसके देखेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। इससे हॉकी के क्षेत्र में भारत के लंबे प्रभुत्व की शुरुआत हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की क्षमता को उजागर करने वाली एक अत्यधिक प्रतीकात्मक उपलब्धि थी। टीम ने 5 मैचों में एक भी गोल नहीं खाया और टूर्नामेंट में अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए कुल 29 गोल कर दिए थे। याद रखेंगे, हॉकी में, जो कि ओलंपिक खेला गया था 1928 एम्स्टर्डम में। आगे कुछ पॉइंट्स इसके देखेंगे। विशेष रूप से भारत के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक है मेजर ध्यानचंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में हैट्रिक बनाई थी। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इस ऐतिहासिक जीत ने हॉकी में भारत के गोल्ड युग की शुरुआत की और जिसमें भारतीय टीम ने 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में लगातार 6 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कुल मिलाकर 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, उनमें से 6 लगातार 1928 से लेकर 1956 तक, टोक्यो 1964 और मॉस्को 1980 में 2 बार और जीत शामिल की थी गोल्ड मेडल। याद रखेंगे, हॉकी में। आगे जानेंगे ओलंपिक। भारत ने ओलंपिक में कई और गोल्ड मेडल जीते, जैसे 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल स्वतंत्र देश के तौर पर जीता था। 1964 के टोक्यो और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत ने 2 और गोल्ड मेडल जीते थे और भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में। याद रखेंगे, ओलंपिक से रिलेटेड भारत के। और
भारत ने कुल 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने ओलंपिक पहली बार 1920 में टीम भेजी थी। ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। याद रखेंगे कौन? अभिनव बिंद्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? एनटीपीसी पे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, रिपीट भी किया जा रहा है। आपके ऑप्शन से ए महानदी को, ऑप्शन बी कृष्णा नदी को, ऑप्शन सी मांडवी नदी को, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे डिटेल्स में इसकी जानेंगे। जैसे गोदावरी नदी है वो भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, इतना ही काफ़ी है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है, जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन से ए गुरु नानक के द्वारा, ऑप्शन बी गुरु रामदास के द्वारा, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो दोस्तों जफरनामा है जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। थोड़ा और इसके विस्तृत में जानेंगे। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जो 1675 से लेकर 1708 तक थे द्वारा मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1618-1707 को लिखा गया पत्र था, जो उन्हें शांति वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने सिख पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को अपना अगला गुरु घोषित किया था। उन्हें वर्ष 1708 में सर हिंद जो आधुनिक दिन फतेहगढ़ साहिब के गवर्नर वजीर खान द्वारा भेजे गए हत्यारों द्वारा मारा गया था। गुरु गोविंद सिंह, याद रखेंगे। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? याद रखेंगे, कुछ देर पहले अभी क्वेश्चन पूछे थे स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे, वो अलग थे, और ये अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे, ये अलग है। इसमें आपके ऑप्शन हैं महाराजा रंजीत सिंह ने, और ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, या फिर ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों अमृतसर शहर जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास जी हैं। थोड़ा डिटेल्स में इसको जानेंगे। अमृतसर शहर के संस्थापक सिखों के जो चौथे गुरु थे श्री गुरु रामदास जी थे। उन्होंने साल 1574 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर सरोवर का निर्माण शुरू किया था, जिसके नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा था। याद रखेंगे। आगे पॉइंट में जानेंगे। सही तो इसका गुरु रामदास जी है। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथा गुरु जो गुरु रामदास जी है लगभग 1574 में इसकी स्थापना की थी। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, शहर की स्थापना से पहले यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित था और इसमें कई झीलें थीं। अमृत सरोवर का निर्माण, जिससे शहर को इसका वर्तमान नाम मिला, और निर्माण भी श्री गुरु रामदास ने किया था। उनके उत्तराधिकारी श्री गुरु अर्जुन देव ने इस परियोजना को पूरा किया और इसके बीच हरमिंदर साहिब की स्थापना की। अमृतसर भारत के पंजाब राज्य का एक शहर है, याद रखेंगे। आगे अमृतसर जो शहर है उससे जुड़ी और कुछ खास बात है, जैसे कि अमृतसर शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, क्योंकि गुरु रामदास ने इनकी स्थापना की थी, इसलिए अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, बाद में अमृतसर हो गया। गुरु रामदास जी ने शहर की स्थापना के लिए आसपास के इलाकों से 52 व्यापारियों को आमंत्रित किया था और इन व्यापारियों ने शहर की पहली 32 दुकानें खोली थी, जिन्हें 32 हटा कहा जाता है। याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में है, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर सरोवर का निर्माण पूरा किया और इसके बीच में हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। अमृतसर पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अमृतसर जो है भारत के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और अमृतसर अपनी मीठी बोली, संस्कृति और तरह तरह के खाने के लिए भी मशहूर है।
याद रखेंगे, अमृतसर से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जब सरस्वती सम्मान मिला गया था तो उनके सबसे पहले लेने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महाश्वेता देवी, या फिर ऑप्शन डी रमाकांत रथ। तो दोस्तों सरस्वती सम्मान सबसे पहले किनको मिला है? तो हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उन्हीं को सरस्वती सम्मान मिला है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे डिटेल्स में जानेंगे। सरस्वती सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे। उन्हें यह सम्मान उनकी 4 खंडों वाले आत्मकथा के लिए दिया गया था। इन 4 खंडों के नाम है जैसे कि क्यों भूलूं क्या याद करूं, और दूसरा था बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों के चारों खंड हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए हैं। आगे जानते हैं हरिवंश राय बच्चन अपनी 4 खंडों वाले आत्मकथा जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक, उनके लिए ही सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे। सरस्वती सम्मान गद्य या पद में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की 22 भाषाओं में किसी में दिया जाने वाला शीर्षक पुरस्कार है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम भारत के ज्ञान की देवी के नाम पर रखा गया है और इसे भारत के शीर्ष साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने की थी और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका जिसमें 15 लाख रुपए शामिल हैं और एक समूह जिसमें शिक्षाविद और पूर्व पुरस्कार विजेता शामिल होते हैं जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्य कार्यों के उम्मीदवारों को चुनते हैं। याद रखेंगे, सारे के सारे सरस्वती सम्मान से रिलेटेड है। आगे ऑप्शंस में थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानेंगे। जैसे कि अमृता प्रीतम ये कौन थे? तो जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में लिखा और एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवियत्री थी। उन्हें पहली प्रभावशाली महिला पंजाबी लेखिका, उपन्यासकार, निबंधकार और पंजाबी भाषा के 20वीं सदी की प्रमुख कवियत्री माना जाता है, जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के दोनों ओर समान रूप से प्यार मिला है, अमृता प्रीतम को। आगे ऑप्शंस में था महाश्वेता देवी, ये एक भारतीय लेखिका और एक बंगाली में एक कार्यकर्ता थी। उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार जिससे बंगाली में ज्ञानपीठ पुरस्कार और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, साथ ही पद्मश्री, पद्म भूषण और विभूषण भारतीय नागरिक पुरस्कार सहित कई साहित्यिक पुरस्कार मिले हैं महाश्वेता देवी को। आगे है ओडिया साहित्य में रमाकांत रथ सबसे लोकप्रिय आधुनिक कवियों में से एक हैं। 1977 में उन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि 1992 में सरस्वती सम्मान, 1990 में बिस्वा सम्मान और 2006 में पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं रमाकांत रथ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कहता है मुगल काल में बाबुल का मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता था? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन से कालीकट को कहा जाता है, ऑप्शन बी सूरत को कहा जाता है, ऑप्शन सी खंभात को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी ब्रोच को कहा जाता है। तो दोस्तों मुगल काल में जो बाबुल का मक्का है वो किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूरत बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है। आगे डिटेल्स में इसको जानेंगे थोड़ा सा। मुगल काल में सूरत के बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था। इसका मतलब है मक्का का द्वार। सूरत को यह नाम व्यापार और वाणिज्य के लिए एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण दिया गया था। यह बंदरगाह भारत को मध्य पूर्व और मक्का समेत दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता था। याद रखेंगे, सूरत बंदरगाह। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेंगे। भारत में जो मुगल काल के दौरान सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, जिसका अर्थ है मक्का का द्वार। सूरत को यह नाम व्यापार और वाणिज्य के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसके महत्व के कारण दिया गया था, जो भारत को मध्य पूर्व और मक्का सहित बाकी दुनिया से जोड़ता था। सूरत के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था, जो समुद्र के रास्ते मक्का की यात्रा पर निकले थे। याद रखेंगे। आगे सूरत बंदरगाह ने तीर्थ यात्रियों की आवाजाही की
सुविधाजनक बनाया, जो उनकी धार्मिक यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और अब यह हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बाबुल जो मक्का है शीर्षक मुगल काल के दौरान सूरत के धार्मिक और व्यावसायिक महत्व पर प्रकाश डालता है। याद रखेंगे, बाबुल का मक्का सूरत बंदरगाह को कहा जाता है। आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट्स का, जो कि है जायसी रचित 12 मासा कविता में किस नायिका की व्यथा कथा चित्रित है। ऑप्शन है ए पद्मावती की, ऑप्शन बी नागमती की, ऑप्शन सी राजमती की, या फिर ऑप्शन डी हंसावती की। दोस्तों, जायसी द्वारा जो रचित किया गया है 12 मासा, ये भी पूछा जाता है 12 मासा किसने लिखा है, तो जायसी ने लिखा है। कविता में जो नायिका है वो है नागमती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागमती जो है उन्हीं की व्यथा कथा चित्रित है जायसी रचित के 12 मासा में। डिटेल्स में थोड़ा इसको देखेंगे। जायसी रचित 12 मासा कविता नागमती नायिका की व्यथा कथा चित्रित है। 12 मासी में जो नागमती के वियोग वर्णन की कथा है, याद रखेंगे। आगे की पॉइंट्स इसके देखेंगे। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य भी कहा जाता है। 12 महीनों में हर ऋतु के साथ नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है और पद्मावत में 30वां खंड जो नागमती वियोग खंड है, याद रखेंगे 30वां खंड है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको पद्मावत के बारे में जानेंगे, जिसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। रचना कब हुई थी, 1500 से 20 ईस्वी में। काव्य यूरोपीय महाकाव्य में गिनती आती है। भाषा थी अवधी भाषा में। छंद इसके दोहा और चौपाई है। मुख्य पात्र इसके रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, हीरामन, तोता, राघव चेतन, अलाउद्दीन आदि थे। और इसके विषय 57 खंड है और इसका पहला भाग काल्पनिक व दूसरा भाग इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। प्रेम के त्रिकोण को दिखाया गया है इसमें, जो कि जायसी द्वारा रचित 12 मासा है। नागमती से रिलेटेड ये कहानी लिखी गई है। यही हमारा समाप्त होता है दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि 25 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लग रहे हों। अभी के लिए बाय।